गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, एक न्यू चैप्टर हम आज शुरू करेंगे। चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है आपका बेटा रिटर्न ऑफ इनकम। चलो बेटा मेरे साथ साथ आ जाओ। हेडिंग लिखना, चैप्टर 12। बेटा नाम है इस चैप्टर का रिटर्न ऑफ इनकम। लिखो बेटा हेडिंग। चैप्टर का नाम है आपका रिटर्न ऑफ इनकम। चलो, सिंपल सा चैप्टर है बेटा। मेरी कुछ बातें हैं, ध्यान से समझनी है। रिटर्न ऑफ इनकम, पहले बेटा मेरे साथ साथ ना एक रीडिंग जरा पहले मारोगे, फिर हम देखेंगे। बेटा इसमें सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है, जो बेसिकली आपको क्या बताता है। ये सेक्शन आपको बताता है बेटा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये सेक्शन बच्चे आपको बेसिकली क्या बताएगा, रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने की बेटा ड्यू डेट क्या होगी। देखो, स्टैट्यूटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर फर्म एंड कंपनी इट इज मैंडेटरी। यानी बेटा एक बात याद रखो, फर्म के लिए और कंपनीज के लिए बेटा रिटर्न ऑफ इनकम को फर्निश करना मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट आए या लॉस आए। मतलब फर्म और कंपनीज का अगर लॉस भी आता है ना, तो भी उन्हें रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना मैंडेटरी है। बाकियों के लिए रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना मैंडेटरी नहीं है बेटा। उन्हें सिर्फ तभी फर्निश करनी है अगर उनका जीटीआई मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को क्या करता है बेटा, एक्सीड। मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्या करता है, एक्सीड। तो अगर जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करता है ना, तो ही उनको क्या फाइल करनी है, रिटर्न ऑफ इनकम। तो बेटा यहां पर लिखना, बेटा सबसे पहले है आपके पास सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, जो बेसिकली आपको क्या बताता है, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो बेसिकली आपका जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है, वो बेटा आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बताएगा। और ये सेक्शन बेटा सबसे पहली बात इसने क्या कही, इस सेक्शन ने कहा फर्म फर्म और बेटा कंपनीज के लिए, फर्म के लिए और कंपनीज के लिए रिटर्न ऑफ इनकम, फर्म के लिए और कंपनीज के लिए रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना मैंडेटरी है। मतलब फर्म और कंपनीज का बेटा लॉस ही क्यों ना आए, तब भी उनको रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करनी पड़ेगी। किनके लिए बेटा, फर्म और कंपनीज के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अदर्स की बात करूं, मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ वगैरह वगैरह, उनकी बात करूं, तो उनके लिए बेटा दो बातें हैं। इफ ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख रुपए को एक्सीड करता है,
तो इनके लिए भी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना मैंडेटरी होगा। इनके लिए भी रिटर्न ऑफ इनकम को फर्निश करना मैंडेटरी होगा। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर जीटीआई इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड नहीं करता है तो नॉट मैंडेटरी। मेरे ख्याल से बच्चे बात समझ आई। तो याद रखना, अगर जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करता है तो इन्हें भी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो इन्हें रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने की जरूरत नहीं है। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? कॉपी करो पहले इतना, फिर आगे चलते बेटा। तो बेटा याद रखना, फर्म और कंपनीज के लिए, मैंने क्या कहा, फर्म और कंपनीज के लिए रिटर्न ऑफ इनकम को फर्निश करना मैंडेटरी है, इवन दो लॉस ही क्यों ना हो। बाकियों के लिए मैंडेटरी नहीं है, उन्हें सिर्फ तभी फर्निश करनी है अगर जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करता है। चलो अभी मैं आपसे बेटा एक बात इसमें ना और करना चाहता हूं, ड्यू डेट पे बाद में आते हैं। ये देखना बेटा, ये वाली लाइन जरा देखना मेरे साथ साथ बेटे। ये देखो, एनी पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म, मतलब हम अदर्स की बात कर रहे हैं, who is not required to furnish return under section 139 subsection 1। यानी बेटा हम पहली बात तो हम अदर्स की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब जीटीआई जिनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, ठीक है, is required to furnish return if during the previous year such person has deposited an amount in aggregate exceeding 1 crore in one or more current accounts maintained with a banking company or a cooperative bank। अभी समझते हैं, has incurred an expenditure of an amount in aggregate exceeding rupees 2 lakh for himself or any other person for travel to a foreign country, has incurred expenditure of an amount exceeding 1 lakh towards consumption of electricity। अब सुनो बेटा, आओ जरा यहां पर देखना। पहले मुझे ना एक बात का बेटा आप लोग जवाब दोगे, बेटा इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में किसकी बात उन्होंने करी है? पहली बात उन्होंने अदर्स की बात करी है, कंपनी और फर्म के अलावा, और दूसरी उन्होंने उनकी बात करी है जिनको रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करनी है, मतलब जिनका जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से बेटा कम है। तो उन्होंने क्या कहा, यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड करना। अब इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना। आपने आपने डिपॉजिट कराया है, आपने डिपॉजिट कराया है 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी बैंक में या किसी कोऑपरेटिव बैंक में, मतलब शेड्यूल्ड बैंक में या किसी कोऑपरेटिव बैंक में, या फिर आपने फॉरेन ट्रैवल पे, आपने फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा इंकर करा है 2 लाख या उससे ज्यादा का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तीसरा, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा है 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का। ठीक है बेटा, कॉपी करो। तो बेटा मेरी बात सुनो दोबारा से, उन्होंने क्या कहा, आप
फर्म और कंपनी के अलावा आप कोई और पर्सन हो, मतलब सपोज इंडिविजुअल हो, और आपको रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करनी जरूरी नहीं है, मतलब आपका जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, लेकिन आपने अपने किसी करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर 1 करोड़ या उससे ज्यादा रुपए बेटा जमा करवाए हैं, या आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख या उससे ज्यादा रुपए खर्च करे हैं, या आपने इलेक्ट्रिसिटी के प्रति 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा इंकर करे हैं बेटा, तो उस केस में भी बेटा, इस केस में भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करनी पड़ेगी। अगर इन तीनों में से बेटा एक भी शर्त सेटिस्फाई हो गई ना, तो भी आपके लिए रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना मैंडेटरी हो जाएगा बेटा। क्योंकि बेटा गवर्नमेंट भी तो ये जानना चाहती है ना कि आपने 1 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं किसी करंट अकाउंट में, तो पैसा कहां से आया। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपका जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, और करंट अकाउंट में जमा करवाते हो 1 करोड़ रुपए, तो बताओगे नहीं गवर्नमेंट को कि 1 करोड़ आया कहां से। अच्छा, आपने फॉरेन ट्रैवल पे, आप अब्रॉड का बेटा टूर लगाए, 2 लाख रुपए का खर्चा इंकर किया है, गवर्नमेंट ये नहीं जानना चाहेगी कि आपके पास वो 2 लाख रुपए फॉरेन ट्रैवल पे इंकर करने के लिए कहां से आया। एक तरफ तो आप कहते हो जीटीआई आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख से कम है, और दूसरी तरफ आप फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए का खर्चा इंकर करते हो, हमें भी तो पता चले पैसा आया कहां से। और आप इलेक्ट्रिसिटी पे बेटा 1 लाख रुपए का खर्चा इंकर करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पे 1 लाख रुपए का खर्चा इंकर करते हो, पैसा आ कहां से रहा है, आपको गवर्नमेंट को यह बताना पड़ेगा। तो उस केस में भी रिटर्न ऑफ इनकम का फाइल करना मैंडेटरी है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई और केस है, अदर केसेस, तो उस केस में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। बात बताओ बेटा, पहले समझ आई। नॉन मैंडेटरी। लो बेटा, ये आपका ना पूरा हमने चार्ट बनाया बेटा, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ सबको। चलो बेटा कॉपी करो इसे, फिर हम आगे चलेंगे। कॉपी करो इसे। कॉपी कर लेना बेटा। कर लिया सबने। चलो बेटा आगे आ जाते हैं, कॉपी कर लो। चलें आगे चलें। चलो बेटा, अभी ना हम सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ही कर रहे हैं। अब बेटा ये सेक्शन आपको और क्या बताता है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब रिटर्न ऑफ इनकम कब तक फाइल करनी है। वैसे बेटा ये बात मैं आपसे काफी बार डिस्कस कर चुका हूं। मेनली बताओ बेटा कितनी ड्यू डेट्स आपके पास प्रिस्क्राइब्ड हैं, 2 है ना, 30 सितंबर और 31 जुलाई। ये सेक्शन आपको 3 बताता है बेटा, 3 ड्यू डेट्स। कौन कौन सी। पहली तो है बेटा 30 सितंबर, याद रखना, ऑफ असेसमेंट ईयर। दूसरी है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, और तीसरी है 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। कॉपी करो बेटा। पहली है 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, दूसरी है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, और तीसरी है बेटा 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। कब 30 सितंबर होगी, कब 30 नवंबर होगी, कब 31 जुलाई होगी, वो हमें डिस्कस करना है। पहले कॉपी कर लो, फिर रीडिंग मारेंगे।
चलो बच्चे एक रीडिंग मारे, आओ मेरे साथ साथ। देखो, ये देखो बेटा, ये देखो, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सुनो, वेयर द असेसी इज अ कंपनी। तो एक बात तो समझ लेना बेटा, कंपनी के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 30 सितंबर ही होगी। किसके लिए? कंपनी के लिए। अच्छा, और वेयर द असेसी इज अ पर्सन अदर देन कंपनी। तो बेटा अदर देन कंपनी का है ना, तो अदर देन कंपनी में तो फर्म, इंडिविजुअल एटसेट्रा सब आ गए। कौन? whose accounts are required to be audited under section 44AB। और अगर आपको ये याद हो तो 44AB में ऑडिट बेटा उनका होता है जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो, या अगर प्रोफेशनल है तो टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख से ज्यादा हो। तो उसका भी बेटा क्या है? 30 सितंबर। तो सुनो सुनो सुनो, मैं क्या समझा अभी फिलहाल। कंपनी है तो 30 सितंबर, किसी पर्सन का ऑडिट होता है 44AB में तो 30 सितंबर। अच्छा, और वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म, इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आ जाता है इस पे, एमसीक्यू आ जाता है। वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म, यानी मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स करे ना बेटा, तो मैं यहां पर एक्टिव पार्टनर की बात कर रहा हूं बेटा, स्लीपिंग पार्टनर की नहीं, एक्टिव पार्टनर। वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड 30 सितंबर। तो सुनो, जिस फर्म का ऑडिट हो रहा है ना 44AB में, उस फर्म की तो 30 सितंबर तक जाएगी जाएगी, और उस फर्म के वर्किंग पार्टनर की भी 30 सितंबर तक ही जाएगी। यानी पता है 30 सितंबर बेटा 3 लोगों के लिए है। 30 सितंबर 3 लोगों के लिए है। पहला, कंपनी, कंपनी के लिए 30 सितंबर है। दूसरा, जिसका ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44AB, ठीक है। और तीसरा, वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर ऑफ फर्म हुज अकाउंट्स आर, whose accounts are required to be audited under section 44AB। तो मुझे एक बात बेटा दोबारा बता दो, 30 सितंबर किन किन के लिए है? पहला, कंपनी, ठीक है। दूसरा, जिसका ऑडिट होता है 44AB में। तीसरा, जिस फर्म का ऑडिट होता है ना, उस फर्म के वर्किंग पार्टनर की भी 30 सितंबर तक ही जाएगी बेटा। तो कंपनी की 30 सितंबर तक, जिसका ऑडिट होता है 44AB में उसकी 30 सितंबर तक, जिस फर्म का ऑडिट होता है 44AB में उसके वर्किंग पार्टनर की भी 30 सितंबर तक ही जाएगी। तो बेटा याद रखना, जिस फर्म का ऑडिट होता है उस फर्म की तो 30 सितंबर तक जाएगी जाएगी, उस फर्म के वर्किंग पार्टनर की भी 30 सितंबर तक जाएगी। ठीक है, कॉपी करो बेटा। ये तो हो गई जिनकी 30 सितंबर है। अब बात करते हैं बेटा ये 30 नवंबर किन के लिए है। सिंपल है, खास कुछ नहीं। ये देखो, वैसे ये बेटा आपके कोर्स में नहीं है चीज, लेकिन एमसीक्यू में मे बी आ सकता है। assessee who have undertaken international transactions under section 92E, ये आपके कोर्स में नहीं है सेक्शन, उसकी 30 नवंबर। तो मुझे बताओ 30 नवंबर बेटा किसकी होगी? जिसने कोई, जिसने कोई क्या करी है बेटा? इंटरनेशनल
ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है, अंडर सेक्शन 92E, उसकी होगी 30 नवंबर। समझ आई बेटा बात सबको? तो मेरे को एक बार बताओ 30 सितंबर किन की होगी? कंपनी की, जिसका ऑडिट होता है 44AB में, और जिस फर्म का ऑडिट होता है उसके वर्किंग पार्टनर की। 30 नवंबर किसकी है? जिसने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करी है अंडर सेक्शन 92E। तो बेटा फिर 31 जुलाई किसकी होगी? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इन एनी अदर केस 31 जुलाई, मतलब अगर कोई और केस है तो 31 जुलाई। एनी अदर केस तो होगी 31 जुलाई। तो मुझे बेटा एनी अदर केस में थोड़ा सा एक दो एग्जांपल दोगे? मुझे एक बार बताओ बेटा, जिस फर्म का, सुनना, जिस फर्म का बेटा ऑडिट होता है 44AB में, उसके वर्किंग पार्टनर की तो 30 सितंबर तक जाएगी, लेकिन जिस फर्म का ऑडिट होता है 44AB में, उसके नॉन वर्किंग पार्टनर की बेटा 31 जुलाई तक जाएगी। तो याद रखना, नॉन वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर ऑफ फर्म, non-working partner of firm whose accounts are required to be audited under section 44AB, उसके नॉन वर्किंग पार्टनर की, मतलब स्लीपिंग पार्टनर की बेटा कब तक जाएगी? 31 जुलाई तक। बात समझ आई? तो मुझे बताओ, जिस फर्म का ऑडिट हुआ है उस फर्म के वर्किंग पार्टनर की 30 सितंबर तक जाएगी, उस फर्म के नॉन वर्किंग पार्टनर की 31 जुलाई तक जाएगी। ठीक है? अच्छा, और कोई एग्जांपल दे सकते हो बेटा? मुझे एक बार बताओ, वैसे एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं आपसे। मेरे को बताओ, जो सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास, जैसे जो जॉब वगैरह करते हैं एम्प्लॉयज जो हैं, बेटा बताओ कि एम्प्लॉयज की कब जाएगी? वो ना तो इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं एम्प्लॉय, ना वो इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो बेटा उनकी जाएगी 31 जुलाई तक। तो सैलरीड क्लास की 31 जुलाई तक जाएगी। बाकी अदर्स भी आ जाएंगे, मतलब जो पहले दो केस में नहीं कवर हुए वो इन केसेस में कवर हो जाएंगे, है ना? ऐसी मतलब अदर्स में एग्जांपल अगर लो और लो, जिसका ऑडिट नहीं होता है बेटा, मतलब जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, उसकी कहां पर जाएगी? 31 जुलाई। जिनका टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है, या अगर प्रोफेशनल है तो ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख से कम है, उनका ऑडिट नहीं होता है। ऑडिट नहीं होता है इसका मतलब 31 जुलाई बेटा। ऑडिट वालों का 30 सितंबर। लो बच्चे कॉपी करो, ये 3 ड्यू डेट्स हैं बेटा, एमसीक्यू में आ सकता है, तो याद रखोगे। मेरे ख्याल से बच्चे समझ आया सबको, तो याद रखना, मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं, सुनो। मेरे को बताओ 30 सितंबर बेटा किन किन की होगी? कंपनी, दूसरा जिनका ऑडिट होता है 44AB में, और तीसरा जिस फर्म का ऑडिट होता है 44AB में उसके वर्किंग पार्टनर की। अच्छा, 30 नवंबर किन की है? जिन्होंने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करी है अंडर सेक्शन 92E। ठीक है? 31 जुलाई किन की है? जो पहली दो कैटेगरीज में फॉल नहीं करे उनकी बेटा 31 जुलाई, जैसे non-working partner of a firm whose accounts are required to be audited under section 44AB, 31 जुलाई। सैलरीड क्लास वालों के लिए 31 जुलाई, जिनका ऑडिट नहीं होता है 31 जुलाई। लो बेटा, ये आपका पूरा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1
हमारा क्लियर हो गया। और इसमें मैं बेटा एक बात आपको और बता दूं, एक बार अगर आप नोट्स अपने पढ़ोगे तो एक लाइन रहती है, ये देखो बेटा, where the last day for filing of return of income is a day on which office is closed, assessee can file return of income on the next day on which office is opened। पता है बेटा वो क्या कह रहा है? सुनो, वो कह रहा है, सुनो, इन सब केसेस के लिए है बेटा नोट। उन्होंने कहा अगर बाय चांस अज्यूम करो, बाय चांस अज्यूम करो 30 सितंबर को, 30 सितंबर को जो ड्यू डेट है, या 31 जुलाई को जो ड्यू डेट है, या 30 नवंबर को जो ड्यू डेट है, बाय चांस उस दिन जो इनकम टैक्स ऑफिस है वो क्लोज्ड है, पब्लिक हॉलिडे की वजह से क्लोज्ड है, या हो सकता है मे बी संडे हो, क्लोज्ड है, तो उस केस में बेटा आप रिटर्न ऑफ इनकम अगले दिन, जिस दिन ऑफिस ओपन होगा उस दिन आप फाइल कर सकते हो। आपको कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा अगर लास्ट डे, इफ लास्ट डे इज अ हॉलीडे, देन रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी फर्निश्ड ऑन सक्सीडिंग डे। तो उस केस में आप रिटर्न ऑफ इनकम को अगले दिन आप फर्निश कर सकते हो बेटा, ठीक है। लेकिन बच्चे आज के सिनेरियो में ना, आज के सिनेरियो में इस पॉइंट का ज्यादा रेलेवेंस नहीं है बेटा। क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूं बेटा। कुछ साल पहले तक ना रिटर्न ऑफ इनकम ना फिजिकली इनकम टैक्स ऑफिस में फाइल होती थी, फिजिकली, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में सब कुछ ना ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन के केस में इनकम टैक्स ऑफिस ओपन है या क्लोज्ड है उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पुराने टाइम में रिटर्न ऑफ इनकम मैन्युअली आपको इनकम टैक्स ऑफिस में फाइल करनी पड़ती थी। तो अगर ऑफिस बंद होगा तो फाइल कैसे करोगे? इसलिए बेटा ये वाला प्रोविजन बनाया गया था। लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में इनकम टैक्स रिटर्न्स बेटा ऑनलाइन जमा होती है, और जब ऑनलाइन जमा होती है तो ऑफिस बंद है या क्लोज्ड है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, चलो ये आपका पूरा सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 कॉपी करो बेटा, इसे कॉपी करना बेटा। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा सेक्शन क्लियर हुआ, 139 सब सेक्शन 1 है ना। फिर हम आगे आते हैं, करें शुरू। चलो बच्चे अब आ जाओ मेरे साथ साथ, एक छोटा सा सेक्शन है बेटा, इसमें खास कुछ नहीं है। सेक्शन 139 कैपिटल 1 है, उसने क्या कहा है, जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं दे हैव द ऑप्शन टू फर्निश देयर रिटर्न थ्रू देयर एम्प्लॉयर। मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, और प्रैक्टिकल बात है बेटा, जितने भी ये सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं ना, सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं, उनको ना, उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए एज सच किसी चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूं। जितने भी सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनके पास एक ऑप्शन होता है, क्या, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपने इंप्लॉयर्स के थ्रू भरवा सकते हैं बेटा। पता है क्या होता है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, बहुत डिटेल में नहीं। ये आप लोग सब ना प्रैक्टिकली जब आप एमएनसीज वगैरह में जाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे। जैसे इमेजिन करो एक कंपनी है बी लिमिटेड। अब बेटा ये जो कंपनी है बी लिमिटेड, इसमें कोई एक एम्प्लॉय थोड़ी ना है बेटा, हजारों एम्प्लॉयज है ना, हजारों एम्प्लॉयज है। तो बेटा ये जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इन्हें अपने अपने चार्टेड अकाउंटेंट्स के पास या अपने अपने लॉयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या करते हैं,
ये कंपनी से ही कहते हैं, ये कंपनी से ही कहते हैं कि आप हमारी इनकम टैक्स रिटर्न भरवा दो और जमा करवा दो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। और बेटा ये जो कंपनीज होती है ना, इनके खुद अपने क्या होते हैं बेटा, चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो हजार के हजार एम्प्लॉय कंपनी से कहेंगे कि आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट से कह के हमारी रिटर्न्स क्या करवा दो बेटा, जमा करवा दो। ठीक है, तो इन्हें खुद किसी चार्टेड अकाउंटेंट के पास रिटर्न भरवाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कंपनी से ही कहते हैं कि अपने चार्टेड अकाउंटेंट्स के थ्रू हमारी इनकम टैक्स रिटर्न भी आप भरवा दो। पॉइंट बताओ क्लियर? दिस इज योर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1A। समझ आया बेटा? खास कुछ नहीं था इसमें। अगला सेक्शन है इंपॉर्टेंट 139(3). अब ये सुनना मेरी बात बेटा, ये मेरी बात ना आप सुनोगे। देखो, आओ जरा हेडिंग लिखो, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। बेटा 139 सबसेक्शन 3 रिटर्न ऑफ इनकम का सेक्शन नहीं है, ये रिटर्न ऑफ लॉस का सेक्शन है बेटा। 139 सबसेक्शन 3 इनकम टैक्स रिटर्न का सेक्शन नहीं है, ये रिटर्न ऑफ लॉस का सेक्शन है बेटा। और मेरी एक बात सुनो, अभी हमने 139(1) किया था। 139(1) बेटा एक बात आपको कहता था, सबसे पहली बात कि फर्म और कंपनी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना, जमा करवाना मैंडेटरी है, इवन दो उनकी रिटर्न में बेटा लॉस ही क्यों ना हो। तो इनके लिए तो बेटा रिटर्न ऑफ लॉस भरना भी क्या है बच्चे, मैंडेटरी है। तो इनकी तो बात आपको करने की जरूरत ही नहीं है। इनके लिए तो इनकम है, लॉस है, फर्क नहीं पड़ता, इन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ही भरनी है, जमा करवानी ही करवानी है। हां, अगर मैं बाकियों की बात करूं बेटा, सुनना ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट बात करूंगा आपसे, करा हुआ है वैसे आपने। बेटा अगर मैं बाकियों की बात करूं ना, मतलब इंडिविजुअल HUF उनकी बात करूं, तो बेटा उसमें ना दो बातें हैं, दो बातें हैं। सुनो मेरी बात, सुनना सब बेटा। बाकियों के लिए ना, बाकियों के लिए रिटर्न ऑफ लॉस फर्निश करना मैंडेटरी नहीं है। हमने करा है ना, उनको तभी भरनी है रिटर्न अगर उनका GTI बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। मतलब रिटर्न ऑफ लॉस आपको भरनी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन लेकिन याद करो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर, अगर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको रिटर्न ऑफ लॉस ड्यू डेट से पहले पहले भरनी पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, बाकियों के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट इफ assessee wishes to carry forward his losses, अगर वो अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो उस केस में रिटर्न ऑफ लॉस मस्ट बी फर्निश्ड टिल ड्यू डेट। तो उस केस में आपको रिटर्न ऑफ लॉस ड्यू डेट तक फर्निश करनी पड़ेगी। हां, इफ assessee does not wishes to carry forward his loss, does not wish to carry forward his loss, वो अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता है, तो उस केस में नॉट मैंडेटरी।
मत फाइल करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो बेटा रिटर्न ऑफ लॉस ड्यू डेट तक फर्निश कर देना, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हो कैरी फॉरवर्ड, मत करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। बताओ बेटा, बात समझ आई ये वाली सबको? हाँ, मेरी बात सुनना, याद करो। एक लॉस ऐसा था बेटा जो तब भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट तक फर्निश नहीं करी। कौन सा लॉस था बेटा? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एक्सेप्ट लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। याद करना बेटा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तब भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट तक फर्निश नहीं करी, तब भी। लेकिन बाकी किसी लॉस को, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, बाकी किसी भी लॉस को बेटा अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ लॉस को फर्निश करना पड़ेगा। अगर करना चाहते हो तो। लो बच्चे, ये आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 कॉपी करो। समझ आया बेटा पूरा सेक्शन? ये तो खैर हमने किया वही था ना, कॉपी करो। हो गया सबका? चलो बेटा, तो हमारा सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 हो गया। एक बार रीडिंग मार ले बेटा। रिटर्न ऑफ लॉस क्या कहता है? लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इफ रिटर्न ऑफ इनकम। मैं रिटर्न ऑफ इनकम की जगह ना बेटा रिटर्न ऑफ लॉस कहता हूं। रिटर्न ऑफ लॉस, if return of loss is not filed within due date under section 139 subsection 1 exception। हाँ, loss under the head house property and अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। याद करो, ये हमने पीजीबीपी चैप्टर में बेटा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किया हुआ है। तो इन दो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, इन दो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न ऑफ इनकम को, रिटर्न ऑफ लॉस को ड्यू डेट तक फर्निश करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी लॉसेस हैं उनको अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको रिटर्न ऑफ लॉस ड्यू डेट तक फर्निश करनी पड़ेगी। पक्का? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बेटा 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, और अगर आपको याद हो तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बेटा इनफिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है। क्या कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ लॉस को फाइल करना मैंडेटरी है? नहीं बेटा, इन दो केसेस में मैंडेटरी नहीं है, बाकी सब केसेस में मैंडेटरी है। तो ये आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, ये लिख लो बेटा। तो मैं यहां पर लिख दूं, एक्सेप्ट लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। एक बार चाहोगे ना तो रीडिंग मार के देखना बेटा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की, पीजीबीपी चैप्टर में सेक्शन 32। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा सेक्शन क्लियर हुआ, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। अगला शुरू करें इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। चलो बच्चे, हेडिंग लिखो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। अच्छा, ये सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 बेटा किसके ऊपर है? क्या कहता है ये सेक्शन? बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न सिंपल सेक्शन है, मेरी बात बेटा बस थोड़ी ध्यान से सुनिए। बिलेटेड रिटर्न, मैं ना ये एक चार्ट से आपको करवा रहा हूं, जरा सुनना। बेटा ये बना लेना जरा,
ये बना लो बेटा। बिलेटेड रिटर्न। बेटा यहां पर लिखो 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 19, यहां पर लिखो 31 मार्च 20, और यहां पर लिखना बेटा 31 मार्च 21। एक काम करना, 2 मिनट 2 मिनट बेटा, ये ना थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा छोटा बना देना। यहां पर 31 मार्च 20। चलो अब मुझे ना बेटा एक दो बातों का जवाब देना। सुनो, मेरी बात सुनना बेटा। सपोज ये है प्रीवियस ईयर 1920, ये आपका प्रीवियस ईयर 1920 है, ठीक है। आपको बेटा अच्छी तरह पता है 1920 की इनकम टैक्स रिटर्न 2021 में जाएगी। ड्यू डेट्स मैंने 3 बताई हैं आपको, 30 सितंबर, 30 नवंबर और 31 जुलाई। सपोज मेरे लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 31 जुलाई है मेरे लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मेरे लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 31 जुलाई है, 31 जुलाई 2020। लिख लो बेटा। चलो बच्चे, ये आपकी जो डेट आई ना 31 जुलाई 2020, ये है बेटा हमारी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। कॉपी करो बेटा यहां तक। ये आपकी है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। चलो बेटा, मैं आपसे ना कुछ बातें पूछना चाहता हूं, मेरी बात सुनना। मेरी बात जरा बेटा ध्यान से सुनना है। बेटा मैं आपसे एक दो बात करना चाहता हूं, क्या जरा ध्यान से सुनना। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि अगर हमने, ध्यान से सुनना, अगर हमने 31 जुलाई 2020 तक रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करी, हमने 31 जुलाई 20 तक रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करी, तो बेटा क्या हम 31 जुलाई के बाद क्या अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर सकते हैं क्या? मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बिलेटेड रिटर्न। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर हमने 31 जुलाई 20 तक रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करी, तो क्या रिटर्न ऑफ इनकम 31 जुलाई 20 के बाद जमा करवाई जा सकती है या नहीं? तो बेटा सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 कहता है, अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवाई, तो आप ड्यू डेट के बाद आप चाहो तो रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवा सकते हो। मतलब बिलेटेड रिटर्न कैन बी फर्निश्ड। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं। चलो 31 जुलाई तक बेटा मैंने रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवाई। सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 कहता है, अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो आप 31 जुलाई के बाद जमा करवा सकते हो। कब तक? मतलब 19-20 प्रीवियस ईयर की रिटर्न मैक्सिमम बेटा कब तक जमा हो सकती है? तो उन्होंने कहा बिलेटेड रिटर्न बेटा मैक्सिमम जमा हो सकती है टिल, ध्यान से सुनना, टिल
एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो मुझे बताओ कि 19-20 प्रीवियस ईयर का रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 20-21। मतलब 19-20 की रिटर्न मैक्सिमम 20-21 के एंड तक, दैट इज 31 मार्च 21 तक जमा करवाई जा सकती है। दिस इज मैक्सिमम। इसके बाद इसके बाद आप बेटा बिलेटेड रिटर्न, आप रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवा पाओगे। तो 19-20 की रिटर्न मैक्सिमम असेसमेंट ईयर के एंड तक जमा करवाई जा सकती है। 19-20 का रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हुआ 20-21, तो 19-20 की रिटर्न 20-21 के एंड तक, दैट इज 31 मार्च 21 तक जमा करवाई जा सकती है। तो यह है लास्ट डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये है आपकी लास्ट डेट फॉर फर्निशिंग। मैं लिखता हूं बिलेटेड रिटर्न। दिस इज योर लास्ट डेट फॉर फर्निशिंग बेटा बिलेटेड रिटर्न। ये है आपकी आखिरी डेट जिस डेट तक बिलेटेड रिटर्न जमा करवाई जा सकती है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। इसके बाद बिलेटेड रिटर्न फर्निश नहीं हो पाएगी इस डेट के बाद। दिस इज द लास्ट डेट। बात बताओ, समझ आई बेटा सबको? तो याद रखना, मैं 31 मार्च 21 के बाद बेटा बिलेटेड रिटर्न मैं जमा बेटा नहीं करवा पाऊंगा। तो मेरे को बताओ रिटर्न कब तक जमा करवानी ही करवानी है? 31 मार्च 21 तक बेटा आपको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 1920। समझ आई सबको? कॉपी करो बेटा, फिर मैं आगे चलता हूं। कॉपी करो पहले इतना, कॉपी करो। चलो, अब मेरी ना बेटा बात अभी सुनना, अभी खत्म नहीं हुई है बात। सुनो बेटा, अब एक बात सुनो, एक बात याद रखना। मैंने कहा ये 31 मार्च लास्ट डेट है, मतलब इसके बाद आप रिटर्न जमा नहीं करवा पाओगे किसी भी हालत में। आप 31 मार्च 21 के बाद तो रिटर्न जमा करवा ही नहीं पाओगे रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 1920। लेकिन बेटा अब एक बात और है बेटा, एक बात याद रखना, जो जब आप रिटर्न ऑफ इनकम बेटा जमा करते हो ना, ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इनकम बेटा जमा होती है, या आप आगे पढ़ोगे, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे। आप जो रिटर्न ऑफ इनकम जमा करते हो बेटा, वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जमा होती है। मतलब क्या हुआ, उसमें जो भी इनकम्स आप लिखते हो ना बेटा, वो आपके खुद के असेसमेंट के बेसिस पे है कि हमारे हिसाब से हमने ड्यूरिंग द ईयर इतना कमाया है, उस पे इतना टैक्स बनता है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, आप बोलोगे कि हमने इस साल इतना कमाया है, उस पे इतना टैक्स बनता है, तो सरकार आपको लगता है मान लेगी? नहीं बेटा, एक बात याद रखना, आपके रिटर्न जमा करवाने के बाद ना, मेरी बात सुनना बेटा, गवर्नमेंट ना आपका आपकी इनकम का असेसमेंट करती है। मतलब सुनो, एक असेसमेंट तो आपने किया अपनी इनकम का, एक असेसमेंट गवर्नमेंट करेगी आपकी इनकम का। ठीक है, तो सपोज यहां पर ये जो डेट मैंने दिया ना, यहां पर असेसमेंट कंप्लीट हुआ, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, इस डेट पे असेसमेंट क्या हुआ है बेटा? कंप्लीट। ये है आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। इस डेट पे बेटा आपका असेसमेंट कंप्लीट हुआ। किसने किया है ये असेसमेंट? इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने आपकी इनकम का असेसमेंट किया है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं बेटा, बात सिंपल है, सुनो सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ,
इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने असेसमेंट यहां पर बेटा कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद बेटा रिटर्न जमा करवा के क्या फायदा? मेरी बात समझो जो मैं कह रहा हूं बेटा, कायदे में ना रिटर्न असेसमेंट से पहले जमा होनी चाहिए। अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने आपके रिटर्न जमा करवाने से पहले असेसमेंट कर लिया, तो उनका असेसमेंट जब हो चुका है उसके बाद बेटा आप रिटर्न जमा करवाओ या ना करवाओ, फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑलरेडी आपका असेसमेंट, इनकम का असेसमेंट कर चुकी है, तो उसके बाद आप रिटर्न ऑफ इनकम जमा ना भी करवाओ ना, तब भी बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। पक्का? तो कायदे में पता क्या, कायदे में, अब सुनो सुनो, कायदे में ना इस वाले केस में, सुनना, इस वाले केस में मैंने कहा था ये डेट है लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न, मतलब इस डेट के बाद आप रिटर्न जमा नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में, इस केस में आपको रिटर्न ऑफ इनकम बेटा इस डेट से पहले पहले जमा करनी पड़ेगी। रिटर्न ऑफ इनकम मस्ट बी फर्निश्ड, return of income must be furnished before completion of assessment। मैं अभी ना एक बार बेटा दोबारा बोलता हूं, सुनो सुनो बेटा। वैसे मैंने कहा, ध्यान से सुनना, वैसे मैंने कहा कि 19-20 की जो रिटर्न है वो आपको जमा करनी है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड तक, और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 21 को, तो आपको बिलेटेड रिटर्न 31 मार्च 21 तक तो बेटा जमा करनी ही करनी है, उसके बाद तो आप जमा कर ही नहीं सकते। लेकिन लेकिन गवर्नमेंट ने इस केस में एक बात कही है, अगर हमने आपकी इनकम का असेसमेंट 31 मार्च 21 से पहले कर लिया ना, तो उस डेट से पहले पहले आपको बिलेटेड रिटर्न जमा करनी पड़ेगी। यानी पता है सिंपल वर्ड्स में बेटा, सुनो सिंपल वर्ड्स में, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, बिलेटेड रिटर्न मस्ट बी फर्निश्ड, बिलेटेड रिटर्न मस्ट बी फर्निश्ड टिल, सुनना बेटा, टिल टिल एंड ऑफ, टिल टिल एंड ऑफ relevant assessment year, that is 31 मार्च 21, और अभी सुनना ध्यान से, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट दोनों में से बेटा विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। मैं आपको एग्जाम्पल देके बेटा बताता हूं, मेरी बात सुननी है बेटा ध्यान से, पहले लिखो, इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको ना एग्जाम्पल देके बताता हूं। कॉपी करो बेटा, इसे कॉपी करो, फिर एग्जाम्पल देता हूं आपको। कॉपी कर लो बेटा, फिर आपको ना एग्जाम्पल देता हूं, उससे पूरा केस क्लियर होगा आपको। अच्छा, अज्यूम करो, अज्यूम करो असेसमेंट इज कंप्लीटेड ऑन 5th Feb 21, लिखो, असेसमेंट इज कंप्लीटेड ऑन 5th Feb 21। अब सुनो, बिलेटेड रिटर्न कब तक जमा कराई जा सकती है? देखो, पहला क्या था, अप टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 31 मार्च 21, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट 5th Feb 21, दोनों में से
विच एवर इज अर्लियर। मुझे एक बात बताओ बेटा, जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने 5th फेब को आपका असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, उसके बाद बेटा रिटर्न ऑफ इनकम का क्या काम रहा? उसके बाद क्या करोगे रिटर्न ऑफ इनकम जमा करके, जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपका असेसमेंट ऑलरेडी कर चुकी हैं? पक्का? तो बताओ रिटर्न कब तक सबमिट करनी पड़ेगी बेटा? 5th फेब से पहले करो ना, उसके बाद करके क्या फायदा है? इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑलरेडी आपकी इनकम का असेसमेंट कर चुकी है, उसके बाद आप जमा करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता ना। तो कौन सी डेट से पहले जमा करो बेटा? 5th फेब से पहले जमा करो। अच्छा, एक और, 5 अप्रैल 21, ये दूसरा केस है बेटा। अब बताओ मेरे को, इस केस में क्या होगा? रिटर्न मस्ट बी फर्निश्ड टिल एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 31 मार्च 21 और 5th अप्रैल 21, विच एवर इज अर्लियर। वैसे भी बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आप बिलेटेड रिटर्न मैक्सिमम बेटा अप टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर ही जमा कर सकते हो। मतलब आपको 31 मार्च 21 तक तो बेटा हर हाल में रिटर्न ऑफ इनकम जमा करनी ही पड़ेगी। तो याद रखना 31 मार्च 21 के बाद तो आप रिटर्न ऑफ इनकम जमा कर ही नहीं सकते। हां, 31 मार्च 21 से पहले आपको जमा करनी पड़ सकती है अगर असेसमेंट बेटा 31 मार्च 21 से पहले क्या हो गया? कंप्लीट। अगर 31 मार्च 21 से पहले असेसमेंट कंप्लीट हो गया ना, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम उस असेसमेंट की डेट तक जमा करनी पड़ेगी। पक्का? क्योंकि एक बार इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने आपकी इनकम को असेस कर लिया, फिर आप जमा करके क्या करोगे बेटा रिटर्न? तो ये आपका बेटा सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 है। ठीक है, एमसीक्यू बेटा इस पे आ सकता है। कॉपी करो यहां तक, फिर हम एक रीडिंग मारते हैं बेटा। हो गया बच्चे सबका? चलो अब आओ बेटा अपने नोट्स पे, देखो क्या कह रहा है। सिंपल सा देखो, बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, कब तक बिलेटेड रिटर्न जमा कर सकता हूं? बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और हमारे केस में बेटा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 21 को। और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, दोनों में से बेटा विच एवर इज अर्लियर। तो ये आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। ठीक है बेटा, चलो बाकी बच्चे हम इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से हमने जितने सेक्शंस आज करे, 4 सेक्शंस करे, चारों बेटा क्लियर हुए सबको? ठीक है, चलो कॉपी करना चाहो बेटा कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलो बच्चे बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।